आज हमारे सामने है डॉक्टर ब्रायन वीस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स की प्रस्तावना। ये कहानी है एक एक बहुत ही सम्मानित मनोचिकित्सक की, जी हाँ, जिसकी दुनिया एक मरीज की वजह से हमेशा के लिए बदल जाती है। बिल्कुल। और ये विज्ञान और विश्वास के टकराव की कहानी है जो एक इंसान के अंदर चलती है। हाँ। और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। हम्म। ये किसी आध्यात्मिक गुरु की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिसका पूरा करियर, उसकी पूरी पहचान तर्क और सबूतों पर बनी है। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि एक स्थापित डॉक्टर वो अपनी पूरी साख को दांव पर लगाकर पुनर्जन्म और आत्माओं जैसी बातों पर किताब लिखने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है। ये एक जबरदस्त विधा की कहानी है। तो चलिए इसी दुविधा को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझते हैं। जी। डॉक्टर ब्रायन वीस वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अकादमिक साख तो पत्थर की तरह मजबूत है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सम्मान के साथ ग्रेजुएशन, फिर येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से एमडी की डिग्री। सही कहा। और ये डिग्रियां सिर्फ बायोडेटा नहीं है, ये एक तरह का कवच है, एक वैज्ञानिक का कवच। हाँ। जो उसे हर उस चीज से बचाता है जिस पर अंधविश्वास का ठप्पा लग सकता है। उन्होंने जैविक मनोचिकित्सा मतलब बायोलॉजिकल साइकियाट्री में अपना नाम बनाया। 37 से ज्यादा वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। मतलब उनका काम दिमाग के केमिकल और न्यूरोलॉजी से जुड़ा था, ना कि किसी अनदेखी दुनिया से। बिल्कुल। वो ऐसे इंसान थे जो हर चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते थे। अगर कोई चीज साबित नहीं की जा सकती तो वो उनके लिए मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने प्रस्तावना में साफ लिखा भी है कि परामनोविज्ञान यानी पैरासाइकोलॉजी में जो भी रिसर्च चल रही थी उसे वो बहुत दूर की कौड़ी मानते थे। हाँ, और लेखक ये सब हमें शुरुआत में ही इसलिए बता रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि दांव पर क्या लगा है। वो ये नींव इसलिए बना रहे हैं ताकि जब कहानी आगे बढ़े तो हम ये न सोचें कि ये किसी भोले भाले इंसान का अनुभव है। नहीं, ये एक कट्टर वैज्ञानिक का अनुभव है जिसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके विज्ञान के कवच को तोड़ दिया। और इसी मजबूत वैज्ञानिक नींव पर एक ऐसी दरार पड़ती है जिसका नाम है कैथरीन। वो 1980 में डॉक्टर वीस के पास आईं, 27 साल की एक महिला जिसकी जिंदगी डर और घबराहट में सिमट कर रह गई थी। उनके लक्षण वो बहुत गंभीर थे। एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डूबने का डर, घुटन का डर, अनगिनत फोबिया। और ये सब बचपन से था। परेशानियां बचपन से थीं, लेकिन अब इतनी बढ़ गई थीं कि उनकी जिंदगी एक तरह से ठहर सी गई थी। वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट चुकी थी। और डॉक्टर वीज ने वही किया जो कोई भी अच्छा मनोचिकित्सक करता। उन्होंने 18 महीनों पूरे 18 महीने? हाँ, पारंपरिक थेरेपी का इस्तेमाल किया, दवाइयां दी, मनोविश्लेषण किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बिल्कुल। कैथरीन की हालत जस की तस थी और यहीं पर एक डॉक्टर की हताशा दिखती है। और अक्सर जब पारंपरिक रास्ते बंद हो जाते हैं तभी इंसान नए रास्तों के बारे में सोचता है। तो 18 महीने की नाकामी के बाद डॉक्टर वीस ने हिप्नोसिस यानी सम्मोहन आजमाने का फैसला किया। शायद ये सोच करके चलो ये भी करके देख लेते हैं। हाँ, खोने के लिए अब है ही क्या। और जो नतीजा निकला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन ने उन घटनाओं को याद करना शुरू किया जो इस जन्म की थी ही नहीं। अच्छा। उसने पिछले जन्मों की यादों को दोहराना शुरू कर दिया। डॉक्टर वीस के लिए ये एक चौंकाने वाला पल था। अचानक कैथरीन के डरों का एक ऐसा स्रोत सामने आ रहा था जिसका जिक्र उनकी किसी मेडिकल किताब में नहीं था। और मामला सिर्फ यही नहीं रुका, वो और भी गहरा हो गया। कैसे? कैथरीन सिर्फ अपने पिछले जन्मों की दर्दनाक यादों को ही नहीं जी रही थी, बल्कि वो उन जन्मों के बीच के समय को भी अनुभव कर रही थी। जन्मों के बीच का समय मतलब? हाँ, सम्मोहन की गहरी अवस्था में वो एक माध्यम बन गई जिसके जरिए कुछ अत्यधिक विकसित आत्माओं या मास्टर्स ने डॉक्टर वी से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन, मृत्यु और आत्मा के सफर के बारे में ऐसी बातें बताईं जो हैरान करने वाली थी। ये तो कहानी में एक बिल्कुल ही नया मोड़ है। एक तरफ थेरेपी चल रही है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। इसका कैथरीन पर क्या असर हुआ? असर अविश्वसनीय था। लेखक बताते हैं कि कुछ ही महीनों में, बस कुछ ही महीनों में? हाँ, कुछ ही महीनों में कैथरीन के वो सारे लक्षण गायब हो गए जिनके साथ वो सालों से जी रही थी। जिन फोबिया और पैनिक अटैक्स ने उसकी जिंदगी को नर्क बना रखा था, वे पूरी तरह से खत्म हो गए। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश, शांत और संतुलित हो गई। एक ऐसी रिकवरी जो 18 महीने की पारंपरिक थेरेपी नहीं कर पाई थी। ये बात ही अपने आप में दिमाग को चकरा देने वाली है। एक वैज्ञानिक के तौर पे डॉक्टर वीस इस सब को कैसे देख रहे थे? मतलब उनका प्रशिक्षित दिमाग इसे कैसे स्वीकार कर रहा था? यही तो उनकी सबसे बड़ी दुविधा थी। वो अपनी आंखों के सामने एक मरीज को ठीक होते देख रहे थे,
लेकिन जिस तरीके से वो ठीक हो रही थी उसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो प्रस्तावना में स्वीकार करते हैं कि उनका प्रशिक्षण उन्हें इस अनुभव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाया था। वो चकित थे, हैरान थे और शायद थोड़े डरे हुए भी थे। तो क्या उन्होंने इसे समझने की कोई कोशिश की, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने की? हाँ, उन्होंने कुछ संभावनाएं टटोलने की कोशिश की, ये दिखाने के लिए कि उनका वैज्ञानिक मन अभी भी काम कर रहा है। अच्छा। पहली संभावना तो सीधी थी कि शायद कैथरीन ने अपने अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड के उस गहरे हिस्से तक पहुंच बना ली थी जहां सच में पिछले जन्मों की यादें जमा थीं। और दूसरी संभावना क्या थी? दूसरी संभावना थोड़ी और जटिल है और दार्शनिक भी। उन्होंने प्रसिद्ध मनोविश्लेषक कार्ल युंग के सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, हाँ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के सिद्धांत का जिक्र किया। युंग का मानना था कि हम सब एक सामूहिक चेतना से जुड़े हुए हैं जिसमें पूरी मानव जाति की यादें और अनुभव समाहित हैं, एक तरह का कॉस्मिक इंटरनेट। तो शायद कैथरीन किसी तरह उस विशाल डेटाबेस में टैप कर रही थी? शायद ये एक संभावना थी। ये सुनने में बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये एक तरह का बौद्धिक शॉर्टकट नहीं है? मतलब जब विज्ञान किसी चीज को समझा नहीं पाता तो हम उसे एक रहस्यमयी सामूहिक चेतना का नाम दे देते हैं। यह एक बहुत अच्छा सवाल है और डॉक्टर वेज इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो बस ये स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध अभी शुरुआती दौर में है। वो एक तरह से कह रहे हैं कि हम जो नहीं जानते वो उससे सबसे कहीं ज्यादा है जो हम जानते हैं। वो जवाब देने से ज्यादा सही सवाल पूछने पर जोर दे रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा मन सिर्फ हमारे अपने जीवन के अनुभवों तक ही सीमित है या ये उससे कहीं ज्यादा विशाल है? तो ये अनुभव उनके लिए इतना गहरा था, इसने उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत दुनिया के साथ साझा नहीं किया। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उन्हें इस अनुभव के बारे में लिखने में 4 साल लग गए। इतना लंबा इंतजार क्यों? डर, पेशेवर बर्बादी का डर। अच्छा। जरा सोचिए, एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक, एक विभाग का प्रमुख अगर अपने सहकर्मियों से कहेगा कि भाई मेरी एक मरीज पिछले जन्मों की बातें करके ठीक हो गई और आत्माओं ने उसे ज्ञान दिया, तो क्या होगा? लोग उसे सनकी कहेंगे। हाँ, उसकी साख खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। सही बात है। अक्सर नए और क्रांतिकारी विचारों को सबसे पहले मजाक का पात्र ही बनाया जाता है। अपनी दूरबीन से उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया था। हाँ, देखने से भी इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनके स्थापित विश्वासों के खिलाफ था। वे मान ही नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनकी आंखें कसकर बंद थीं। मतलब देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर देख लिया तो अपनी पूरी दुनिया को बदलना पड़ेगा। और डॉक्टर वीस कह रहे हैं कि आज के मनोचिकित्सक भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, उनका तर्क ही है कि कई चिकित्सक और वैज्ञानिक मृत्यु के बाद जीवन या पिछले जन्मों की यादों के सबूतों की ओर देखने से भी इनकार करते हैं, क्योंकि ये उनके सीखे हुए विज्ञान के दायरे से बाहर है। ये मानव स्वभाव का एक शक्तिशाली चित्रण है। हम सबूतों को खारिज कर देते हैं अगर वे हमारे आरामदेह विश्वासों को चुनौती देते हैं। तो फिर 4 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने लिखने का फैसला कर लिया? ये डर कैसे दूर हुआ? ये फैसला ये किसी लंबी योजना का नतीजा नहीं था, बल्कि अचानक एक रात को आया। लेखक बताते हैं कि वो नहा रहे थे और अचानक उन्हें एक जबरदस्त अंदरूनी एहसास हुआ कि अब और नहीं छिपाना है। हाँ, कि अब इस जानकारी को और नहीं छिपाया जा सकता। उन्हें लगा कि ये ज्ञान उनका निजी नहीं है, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए ही उन्हें दिया गया है। और उन्हें ये भी महसूस हुआ कि इस सच को छिपाने का नुकसान उनके करियर को होने वाले किसी भी नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल। अगर ये जानकारी लोगों की मदद कर सकती है, उनके दुख को कम कर सकती है, तो इसे छिपाना एक नैतिक अपराध होगा। तो इसी सोच ने उन्हें हिम्मत दी। और एक और चीज ने, ठीक उसी पल उन्हें अपने हंगेरियन दादाजी का एक मजाकिया मुहावरा याद आया। अच्छा। जब भी वो किसी चीज से डरते थे या कोई जोखिम लेने से हिचकिचाते थे, तो उनके दादाजी कहते थे, व्हाट द हेल। मुझे लगता है दुनिया के कई बड़े काम इसी सोच के साथ शुरू हुए होंगे, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। और बस उसी एक पल के भरोसे पर, उसी व्हाट द हेल की भावना के साथ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने पेशेवर सावधानी को परे रखकर उस सच को लिखने का फैसला किया जिसका उन्होंने अनुभव किया था। तो डॉक्टर वीस की ये प्रस्तावना हमें एक ऐसे वैज्ञानिक की यात्रा पर ले जाती है जो अपनी ही बनाई हुई तर्क की दीवारों से टकराता है और उन्हें तोड़कर बाहर निकलता है। ये सिर्फ कैथरीन के ठीक होने की कहानी नहीं है। नहीं, ये खुद डॉक्टर वीस के बदलने की कहानी भी है। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करती है कि मानव मन की कितनी क्षमताएं अभी भी हमारी समझ से परे हैं
हम जिसे अवचेतन मन कहते हैं, क्या वो सिर्फ हमारी दबी हुई यादों का भंडार है, या फिर वो समय और स्थान से परे किसी बड़ी चेतना का प्रवेश द्वार है? ये प्रस्तावना इसी विशाल संभावना की ओर एक छोटा सा दरवाजा खोलती है। अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारे डर, हमारी प्रतिभाएं और हमारे रिश्ते ये सिर्फ इसी एक जीवन के अनुभवों का नतीजा ना हो, बल्कि उन अनगिनत जन्मों की यादों से आकार लेते हों जो हमें याद भी नहीं है, तो इसका हमारे जीवन को देखने के नजरिए पे क्या असर पड़ेगा? और क्या विज्ञान, जिसे आज खारिज करता है, वो कल की एक नई समझ का आधार बन सकता है?